हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करने वाले हम सेकेंड पार्ट। चैप्टर 9 हम पढ़ रहे थे, जिसमें फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर हम मेनली इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में पढ़ रहे थे और लिबरलाइजेशन के बारे में। ओके, तो हमने जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने पढ़ा था कि 1991 से पहले, यानी कि एलपीजी रिफॉर्म से पहले किस तरीके के हमारे यहाँ रूल्स हुआ करते थे, रेगुलेशन किस तरीके की थी इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड। और जब 1991 का रिफॉर्म आता है तो उसमें जो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी थी वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए किस तरीके से यूज की जाती है, इसके बारे में थोड़ा सा हमने देखा था। उसी चीज को हम आगे बढ़ाते हैं सेकेंड पार्ट में भी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पॉलिसीज के बारे में पढ़ते हैं। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी एक आती है 2011 में। इसका जो ऑब्जेक्टिव रहता है उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। अगेन ये सारे टॉपिक्स जो है आपके मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए। ओके, तो ये जो 2011 की पॉलिसी थी इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स की बात की गई। इसमें कहा गया कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका ग्रोथ पर ईयर 12 to 14% के हिसाब से होना चाहिए मीडियम टर्म में। ठीक है, यानी कि लॉन्ग टर्म में भी नहीं, शॉर्ट टर्म में भी नहीं, यानी कि मीडियम टर्म में अप्रोक्स 10 to 20 ईयर्स के आसपास यहाँ पर एनम 12 से 14% आपको ग्रोथ होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। इसके वजह से क्या होगा कि आने वाले समय में और खास करके 2025 तक जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का 25% तक शेयर हो जाएगा। फिलहाल पूरे सेकेंडरी सेक्टर का इतना शेयर है जी, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो करीब 15% के आसपास आपको शेयर मिलता है जीडीपी में। तो इसको 15 से बढ़ा के 25% तक करने की बात की जा रही थी 2025 तक। ठीक है, इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया कि 2025 तक कुछ एडिशनल जॉब्स भी क्रिएट होंगे और वो करीब 100 मिलियन जॉब्स यहाँ पर क्रिएट करने की बात की गई, एडिशनल जॉब 2025 तक। तो इसके लिए कहा गया कि मेन फोकस जो होना चाहिए, एडिशनल जॉब कैसे क्रिएट होगा, इसके लिए आपको कुछ स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स लाने होंगे। तो मेन फोकस आपका स्किल डेवलपमेंट पर होना चाहिए, और खास करके उन लोगों का जो कि रूरल माइग्रेंट है, यानी कि रूरल एरिया से अर्बन एरिया में आए हुए माइग्रेट करके, या फिर जो अर्बन पुअर है, तो उनकी स्किल पर अच्छा खासा आपको ध्यान देना होगा। साथ ही साथ ये भी इन्होंने इसमें कहा गया कि जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें भी डेप्थ बढ़ाने की जरूरत है। डेप्थ बढ़ाने का मतलब ये होगा कि वैल्यू एडिशन किए जाने की जरूरत है। ठीक है, तो वैल्यू एडिशन होगा तो फिर क्या होता है, सेम कमोडिटी का जो प्राइस होता है, यानी कि उसकी वैल्यू जो होती है वो बढ़ जाती है। ओके, साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि सरकार को भी कुछ पॉलिसी सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश है, यानी कि सरकार भी कुछ पॉलिसी सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। पॉलिसी सपोर्ट इन द सेंस कहीं कोई फंड बना के दे, कहीं टैक्सेस में सब्सिडी दे दे, कहीं इंसेंटिव्स दे दे। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये पॉलिसी सपोर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसको करने की बात की गई। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो ग्रोथ होगा वो सस्टेनेबल होगा। सस्टेनेबल का मतलब ये है कि अभी जो जरूरतें हैं अभी के जनरेशन की, वो पूरा करने के साथ साथ आगे के लिए भी जो रिसोर्सेस हैं वो बचे रहे, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यूज किए जाएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को भी यहाँ पर प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही थी। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स थे जो 2011 की पॉलिसी में ये सारे ऑब्जेक्टिव्स बताए गए, इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए भी कुछ बातें यहाँ पर कही गई है। ठीक है, जैसे कहा गया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ NIMZ, यानी कि नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन। ये कुछ इस तरीके से, जैसे आप ACZ के बारे में पढ़ते हैं, तो ACZ में भी यहाँ पर क्या होता है कि कुछ इंडस्ट्रीज वगैरह लगाने के लिए आपको कुछ इंसेंटिव्स मिलते हैं, सब्सिडीज मिलती है, तो कुछ उसी तरीके का ये भी है, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन। तो यहाँ पर कहा गया कि ये जो जोन होगा, यहाँ पर ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाए जाएंगे। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में हमने NTPC की बात की थी, तो ग्रीन फील्ड का मतलब होता है नया स्टार्टअप। ओके, कोई नई कंपनी इंडस्ट्री आप बैठाएंगे और वो इंडस्ट्रियल टाउनशिप के साथ इंटीग्रेटेड होगा। यानी कि जैसे NTPC का हमने एग्जांपल लिया था कि NTPC जहाँ होती है वहां पर उनके स्टाफ्स के लिए वहां पर क्वार्टर्स भी होते हैं रहने के लिए, रेसिडेंशियल क्वार्टर्स, वहां पर उनकी स्कूल भी होते हैं, उनके लिए हॉस्पिटल भी होता है। तो ये क्या है, एक तरीके से टाउनशिप डेवलप किया जाता है इंडस्ट्री के साथ ही। तो इसमें यह कहा गया कि ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप यहाँ पर डेवलप किया जाएगा, जिसमें स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाने की जरूरत है। ठीक है, एंड ऑल्सो लैंड यूज ऑन द बेसिस ऑफ जोनिंग। ओके, जोन यहाँ पर बनाया जाएगा और उसके बेसिस पर ही लैंड यूज होगा। साथ ही साथ यहाँ पर इफिशियंट टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए जो कि एनर्जी इफिशियंट हो
ओके, साथ ही साथ यहाँ पर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करने की जरूरत है, जैसे हॉस्पिटल हो गया, आपकी स्कूल वगैरह हो गई, ये सारी चीजें। तो इस पॉलिसी में ये भी कहा गया कि ये जो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन होगा, इसके लिए 5000 हेक्टेयर जो लैंड होगा उसको अक्वायर किया जाएगा मिनिमम। ठीक है, ये मिनिमम है, एटलीस्ट 5000 हेक्टेयर लैंड को एक्वायर किया जाएगा। और ये जो टाउनशिप डेवलप होगा, यहाँ पर सेल्फ गवर्निंग एंड ऑटोनोमस बॉडीज के अंडर में ये काम करेगा, जैसे लोकल गवर्नमेंट्स होती है ना, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के 243 आर्टिकल में मिलता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी ये जो टाउनशिप होगा उनके लिए एक ऑटोनोमस बॉडी होगी, ठीक है, जो सेल्फ गवर्निंग होगी, इसको गवर्न करने का काम करेगी। इसमें यह भी कहा गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करेगी इसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, और उसके साथ साथ यहाँ पर पीपीपी मॉडल पर भी इनको डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, और ये सारा जो प्रोसेस होगा जो इस जोन में मैनेज किया जाएगा, ये इसके लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाएगा जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में ये काम करेगा। ठीक है, तो कई सारी चीजें हैं। एक ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड टाउनशिप हो गया, आपके लिए एटलीस्ट 5000 हेक्टेयर लैंड एक्वायर किया जाएगा, वो ऑटोनोमस बॉडी के अंडर में आएगा ये पूरा टाउनशिप। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर मैनेज किसके द्वारा किया जाएगा, स्पेशल पर्पस व्हीकल के द्वारा मैनेज किया जाएगा, और पीपीपी मॉडल पर भी यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की ये बात की गई है। तो ये तरीके हैं जिस तरीके से हम 2011 की पॉलिसी के अंडर में जो भी टारगेट्स रखे गए उनको अचीव किया जा सकता है। ठीक है, तो अगेन अगर आपको क्वेश्चन आता है लिखने के लिए तो ये सारी चीजें आप पॉलिसी के बारे में लिख सकते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन के तौर पर आप इनको भी लिख सकते हैं कि इस तरीके से भी उनको किया जा सकता है। ठीक है, और कुछ अलग से नहीं लिखना है, आप अलग से कुछ लिख ही नहीं सकते, क्योंकि यही सारी चीजें लिखनी है जो रिकमेंडेशंस वगैरह होते हैं, जो पॉलिसीज वगैरह होते हैं, खुद ही लिखनी, वही सब लिखने होते हैं। क्योंकि अपने को जब कहा जाए अपने शब्दों में लिखने के लिए, तो अपने को तो कुछ आता नहीं है, तो लिखेंगे क्या, तो हमें वही सारी चीजें लिखनी है। ओके, नाउ दिस एस्पेक्ट्स ऑफ नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011, ये जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी थी 2011 की, इसके एस्पेक्ट्स क्या थे, यानी कि कौन कौन चीजों पर ये ज्यादा फोकस करने वाला था, इसमें कौन कौन चीजों को इंक्लूड किया गया ऑब्जेक्टिव्स के अलावे। तो एक फोकस सेक्टर की बात की गई कि यहाँ कहा गया कि कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स होंगे जहां पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। वो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट इन इंटेंसिव इंडस्ट्री, यानी कि जिस इंडस्ट्री में ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, यानी कि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री की बात की गई, जैसे कि टेक्सटाइल, गारमेंट्स, लेदर, फुटवियर, जेम्स, ज्वेलरी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हो गई। कैपिटल गुड इंडस्ट्री, जहां पर हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता है, यानी मनी का इन्वेस्टमेंट का ज्यादा वहाँ के मशीन टूल्स खरीदने के लिए, जैसे कि मशीन टूल्स हो गया, हैवी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हो गए, हैवी ट्रांसपोर्ट, अर्थ मूविंग एंड माइनिंग इक्विपमेंट्स हो गए। इंडस्ट्री विद स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, जैसे कि एरोस्पेस, शिपिंग, आईटी हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स, सोलर एनर्जी। उसी तरीके से इंडस्ट्री विद इंडिया एंजॉयज अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, वैसी इंडस्ट्री जिसमें इंडिया को एज मिला हुआ है, यानी कि इंडिया के पास एक बेनिफिट है उस इंडस्ट्री में, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स हो गया, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स हो गए। ठीक है, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हो गई, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, SME कहते हैं। ठीक है, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस एंड पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हो गए। ठीक है, तो ये MSME नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये MSME नहीं, MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम होता है, तो ये माइक्रो को हटा देना है यहाँ पर, और ये सिर्फ SM का ही यूज करना है, स्मॉल एंड मीडियम। ठीक है, तो ये फोकस सेक्टर हो गए जहां पर आपको फोकस करना है। आज इससे पहले हम जो जोन की बात कर रहे थे, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन, जैसे इसमें कहा गया कि ग्रीनफील्ड टाउनशिप यहाँ पर बनाया जाएगा। ओके, मिनिमम 5000 हेक्टेयर वहाँ पे लैंड को एक्वायर करने की भी यहाँ पर बात की गई है। साथ ही साथ इसमें ये कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट होगी, ये दोनों अलग अलग फंड प्रोवाइड करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट जो फंड प्रोवाइड करेगी वो अलग चीजों के लिए होगा, जैसे कि प्लानिंग के लिए फंड चाहिए, इम्प्रूविंग और प्रोवाइडिंग एक्सटर्नल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके, जैसे कि रेल, रोड, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करनी हो। ओके, एंड ऑल्सो प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, स्किल डेवलपमेंट करना हो, प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक एंड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स, तो इन्वेस्टमेंट लेके आने हो, तो ये सारा काम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट का जो काम होगा वो लैंड का आइडेंटिफिकेशन करना कि कहाँ पर हमें उस जोन के लिए लैंड एक्वायर करना है, तो मोर पॉसिबल वैसे लैंड एक्वायर करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को भी कहा गया है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो भी लैंड को एक्वायर
कर सकते हैं इफ इट इज नेसेसरी। इसके अलावा वाटर रिक्वायरमेंट यानी कि यूटिलिटी रिक्वायरमेंट जो डे टू डे वर्क होता है, पावर कनेक्टिविटी, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, यूटिलिटी लिंकेज, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टडीज। ओके, साथ ही साथ अब जिनसे आपने वो जमीन खरीदा हुआ है लैंड को, उनके लिए रीसेटलमेंट, रिहेबिलिटेशन के लिए भी आपको व्यवस्था करनी होगी। तो ये सारा काम स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ इसमें ये भी कहा गया कि गवर्नमेंट को अगर कुछ खरीदना होगा, गवर्नमेंट में क्या प्रोक्योरमेंट करती है, उसको भी कुछ रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, तो जब उसको कुछ खरीदना होगा तो वो प्रीफर करेगी कि नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन वाले जो इंडस्ट्रीज हैं वहां से वो उसको प्रोक्योर करे, ताकि इनको और डेवलप किया जा सके। ठीक है, तो प्रोक्योरमेंट के लिए भी यहाँ पर रूल बनाया गया। साथ ही साथ यहाँ पर रेगुलेटरी इन्वायरमेंट्स की बात की जाए तो यहाँ पर यह कहा गया कि हर क्लियरेंस के लिए एक टाइम लिमिट को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। यानी कि अगर आपको लाइसेंस लेना है उसके लिए, अगर आपको कंपनी रजिस्टर करानी है उसके लिए, अगर आपको इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेना है उसके लिए, ठीक है, तो हर का क्लियरेंस के लिए अलग अलग टाइम फ्रेम यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा गया कि जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट होगी वो कुछ एग्जेम्पशंस देंगी। ठीक है, जैसे कि आपको लेबर लॉ से रिलेटेड कुछ हो गया, आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ हो गया। ठीक है, तो कुछ प्री कंडीशंस होंगे, उसको फुलफिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पर ये जो सरकारें हैं वो उन इंडस्ट्रीज को कुछ एग्जेम्पशंस दे सकती हैं, कुछ छूट कंसेशन दे सकती हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर यह कहा गया कि जो प्राइवेट और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, यानी कि लाइक कंपनीज वगैरह हो गई, और जो गवर्नमेंट इंस्पेक्शन सर्विसेज होती है, ठीक है, यानी कि जो गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स जो आते हैं आपको आपके यहाँ इंडस्ट्री में इंस्पेक्शन करने के लिए, उनके लिए एक फ्रेमवर्क यहाँ पर बनाया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा गया कि जो क्लियरेंस का प्रोसेस होगा सेंट्रल और स्टेट के द्वारा, उसको क्या किया जाएगा कि वेब इनेबल्ड किया जाएगा, यानी कि डिजिटाइजेशन की यहाँ पर बात की गई। ठीक है, तो सब कुछ यहाँ पर डिजिटल किया जाएगा। किसी को क्लियरेंस लेना है, कंपनी रजिस्टर कराना है, तो उनके वेबसाइट पर जाएंगे, फॉर्म भरेंगे और कंपनी रजिस्टर हो जाएगी। ठीक है, तो फिजिकल विजिट जो होगा उसको कम किया गया। एंड ऑल्सो कंबाइंड द एप्लीकेशन फॉर्म एंड अ कॉमन रजिस्टर टू बी डेवलप्ड। एक कॉमन रजिस्टर होगा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है, अलग अलग नहीं होगा, एक ही साथ, जहां पर क्या होगा कि इन सारी कंपनीज का उनके रिकॉर्ड्स यहाँ पर रखे जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि जितने भी डिपार्टमेंट्स या फिर मिनिस्ट्रीज होती हैं जिनका यूज किया जाता है क्लियरेंस को देने में, वो सभी क्या करेंगे कि अपने यहाँ एक सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाएंगे और एक ही फॉर्म पर ये सारे के सारे क्लियरेंस यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा गया कि जो रिटर्न फाइल किए जाते हैं वो भी एक ही फॉर्म से किए जाएंगे। ठीक है, अब चाहे वो मंथली हो, क्वार्टरली रिटर्न के बेसिस पर हो, ये किया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर सिंगल विंडो क्लियरेंस की भी बात की गई। जैसे मैंने कहा कि एक सिंगल डॉक्यूमेंट होगा, उस सिंगल डॉक्यूमेंट में ही जितने डिपार्टमेंट से आपको क्लियरेंस चाहिए सारा का सारा उसी में मेंशन होगा, तो हर डिपार्टमेंट्स के पास अलग अलग आपको अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। ओके, नाउ द एक्विजिशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट। तो जो टेक्नोलॉजी होती है उसके एक्विजिशन के लिए, उसको खरीदना होगा, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा। तो यहाँ पर सरकार के द्वारा कहा गया कि एक हम टेक्नोलॉजी एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट फंड बनाएंगे। ठीक है, ये क्या होगा कि ये हर चीज के एक्विजिशन के लिए यहाँ पर काम आएगा, चाहे वो टेक्नोलॉजी का एक्विजिशन करना हो, चाहे वो पेटेंट का एक्विजिशन करना हो। ठीक है, जिसके पास पेटेंट राइट है उनसे खरीदना हो, तो ये सारा काम जो होगा इस फंड के द्वारा किया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया कि ये जो फंड होगा इसको क्या करेगी, सरकार खरीदेगी और फिर ये फंड कह रहा हूं मैं, पेटेंट जो होगा इसको सरकार खरीदेगी और इस पेटेंट को डिफरेंट इंडस्ट्रीज जो होंगी उनको प्रोवाइड किया जाएगा। और ये इंडस्ट्री क्या होंगी कि इस पेटेंट को यूज करने के लिए रॉयल्टी यहाँ पर पे करेंगे। ठीक है, तो सरकार पेटेंट को खरीदेगी, जिसके पास भी वो पेटेंट रजिस्टर होगा। उसके बाद सरकार ये क्या करेगी, पेटेंट को इंडस्ट्रीज को देगी और इंडस्ट्री उस पेटेंट, जिस भी प्रोडक्ट के लिए वो पेटेंट होगा वो प्रोडक्शन करेगी और उसके लिए रॉयल्टी यहाँ पर इंडस्ट्री पे करेगी उस पेटेंट के एवज में सरकार को। ठीक है, तो ये सारी बातें कहेंगी आपको टेक्नोलॉजी एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट फंड में। नाउ द इंसेंटिव्स अंडर द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011। तो क्या क्या यहाँ पर इंसेंटिव्स दिए गए, यानी कि सरकार क्या क्या आपको कंसेशन देने वाली है, सब्सिडीज देने वाली है, कुछ छूट क्या देने वाली है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ एसेट्स पहला टॉपिक। इसमें कहा गया कि अगर कोई सिक कंपनी है,
ठीक, कंपनी का मतलब जो कंपनी घाटे में चल रही है, बंद होने वाली है, अब वो चल नहीं सकती, तो ऐसी कंपनी को अगर आपको ट्रांसफर करना हो एसेट को, यानी कि या अगर बेचना हो, तो ऐसे जो अफेयर्स होंगे या फिर ऐसे जो काम होंगे वो मैनेज किया जाएगा उस कंपनी के द्वारा जो कंपनी इस जोन को रेगुलेट करती है। ठीक है, तो हमने बात की थी ना कि इस स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाएगा, वो कंपनी होगी एक तरीके से जो इस जोन को रेगुलेट करने का काम करेगी। ठीक है, तो ये जो एसेट ट्रांसफर होगा उस सिक कंपनी का, वो उस स्पेशल पर्पस व्हीकल की जो कंपनी है उसके द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि अगर कोई अपना एसेट बेचता है, ये जो NIMSZ है यानी कि नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन है, इसमें जो इंडस्ट्रीज है, अगर कोई वो इंडस्ट्री बेचता है, एसेट बेचता है, तो फिर अगर वो एसेट 3 साल के अंदर में ही किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, अगर वो कंपनी उसी NIMZ में है या फिर किसी दूसरे NIMZ में है, तो वहां पर क्या होगा कि उसको कैपिटल गेन टैक्स में कुछ रिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ये एक एसेट है किसी का, किसी NIMZ में, इसको सेल करना है, इसको सेल कर दिया इसने, यहाँ पर इससे कुछ पैसा मिला, तो जो सेल किया जाता है उस पर लगता है कैपिटल गेन टैक्स, ये आपको पता है। तो इसमें यह कहा गया कि इसको सेल करने से जो उसको मनी मिला, पैसा मिला, वो क्या करेगा कि एक दूसरे इंडस्ट्री में उसको वो इन्वेस्ट करेगा, लेकिन वो इंडस्ट्री या तो उसी NIMZ में हो या फिर किसी दूसरे NIMZ में हो। तो अगर ये इन्वेस्टमेंट 3 साल के अंदर में वो अगर करता है, तो इस पर उसके सेल पर जो कैपिटल गेन टैक्स लगने वाला था, इस पर कुछ उसको कंसेशन या रिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात इसमें कही गई। ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड प्रैक्टिसेस में ये कहा गया कि अगर कोई ग्रीन टेक्नोलॉजी का इंडस्ट्री यूज करती है, ग्रीन टेक्नोलॉजी का मतलब जैसे कि एनर्जी कंजप्शंस को कम करने के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, ये सारे मेजर्स अगर कोई इंडस्ट्री लेती है, तो वहां पर भी उसको कुछ कंसेशन मिलने वाला है। जैसे कि उसको कैपिटल सब्सिडीज में भी 10% की यहाँ पर कैपिटल सब्सिडी मिलेगी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीन्स। तो जो भी मशीन वगैरह वो बनाती है उस पर उसको 10% का कैपिटल सब्सिडी मिलेगा। साथ ही साथ उसने जो लोन वगैरह लेके आया हुआ है उस पर भी आपको 5% इंटरेस्ट सब्सिडी उसको मिलने वाली है। ठीक है, इसमें यह भी कहा गया कि अगर कोई यूनिट या इंडस्ट्री 0 वाटर डिस्चार्ज करती है तो उसको भी 1 टाइम 10% का कैपिटल सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा गया कि अगर कोई इंडस्ट्री वेस्ट वाटर का रिसाइकल करती है तो वैसी इंडस्ट्री को भी हम क्या करेंगे, वाटर सेस में कुछ रिबेट देने वाले हैं। ओके, साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं उनके अंडर भी यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी उनको इंसेंटिव्स दिया जाएगा, क्योंकि ये पोल्यूशन कंट्रोल करना, कंजर्वेशन का काम करना, ये सारी चीजें ये करते हैं। तो ठीक है, तो ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूज करना और ऐसे प्रैक्टिस करने के लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ यहाँ पर इंसेंटिव और सब्सिडी प्रोवाइड करने की बात की है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पर ये भी कहा गया कि जैसे हमने पहले ही देखा था जो पोल्यूशन कंट्रोल होता है, कंजम्पशन को, एनर्जी कंजम्पशन को कम करना, वाटर कंजर्वेशन के लिए, इन सारी चीजों को काम करती है। तो जो कंपनी है, कोई इक्विपमेंट बनाती है, कोई मशीन या डिवाइस बनाती है ऐसे काम के लिए, तो उन पर भी यहाँ पर उसको कुछ इंसेंटिव्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट 4 पॉइंट में पढ़ते हैं स्पेशल बेनिफिट टू SME, यानी कि स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए भी कुछ स्पेशल बेनिफिट लाया गया है। पहला बेनिफिट वो क्या है कि रोल ओवर रिलीफ फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगेन वही चीज जैसे हमने पहले बात की थी, यहाँ पर भी क्या होता है कि अगर कोई अपना SME इंडस्ट्री उनका है, अगर उनको वो सेल करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी भी अगर है तो वो सेल करते हैं। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी का क्या मतलब हुआ, जो इंडस्ट्रीज वगैरह है, जैसे कि इसमें MSME की बात, इसमें SME की बात की जा रही है, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज की बात की जा रही है। तो जिसका ऐसा कोई इंडस्ट्री है, अगर उसको सेल करता है तो वहां से जो पैसा मिला उसको अगर कहीं वो इन्वेस्ट कर दे, ठीक है, यानी कि री इन्वेस्टमेंट, तो वैसे केस में भी इनको कैपिटल गेन टैक्स पर कुछ बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा गया है कि सरकार क्या करेगी कि RBI के साथ कंसल्टेशन करके कुछ लिबरलाइजेशन भी प्रोवाइड करेगी फॉर बैंक्स इन्वेस्टिंग इन वेंचर कैपिटल फंड विद द फोकस ऑन SME। तो जो वेंचर कैपिटल फंड होगा, वेंचर कैपिटल फंड का मतलब ये होता है ऐसा फंड जहां से पैसा जो होता है वो ग्रीन फील्ड, मेनली ग्रीन फील्ड जो कंपनीज होती हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, उनको लगाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो वैसे फंड में बैंक भी इन्वेस्टमेंट कर पाए, इसके लिए सरकार RBI के साथ कुछ
लिबरलाइजेशन की पॉलिसी भी लेके आएगी। ठीक है, साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि इरडा के गाइडलाइंस को भी यहाँ पर लिबरलाइज करने की जरूरत है, ताकि ये जो इन्वेस्टमेंट होता है उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा सके। जो इन्वेस्टमेंट होती है उनको भी थोड़ी सी सिक्योरिटी की जरूरत होती है। साथ ही साथ इंक्लूजन ऑफ लेंडिंग ऑफ एसएमई इनटू पीएसएल, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। आपको पता है कि जो एमएसएमईज होती हैं वो आपको पीएसएल के अंडर में आती है, प्रायोरिटी सेक्टर की लेंडिंग में आती है, तो ये ऑलरेडी किया जा चुका है। नाउ ईजियर एक्सेस टू बैंक फाइनेंस थ्रू एप्रोप्रिएट बैंक लेंडिंग नॉर्म्स। तो बैंक फाइनेंस यानी कि लोन लेना इन इंडस्ट्रीज के लिए आसान हुई, इसके लिए भी कुछ लिबरलाइजेशन की पॉलिसी होनी चाहिए। और साथ ही साथ एसएमई के लिए स्टॉक एक्सचेंज की भी इस्टेब्लिशमेंट की अलग से बात की गई है। ओके, साथ ही साथ में इसमें यह भी कहा गया कि एक सर्विस एंटिटी होगी, यानी कि कुछ हम ऐसी व्यवस्था लेके आने वाले हैं जो कि इस एसएमई के जो भी कलेक्शन या फिर पेमेंट से रिलेटेड कोई मैटर हो, इसको ये हैंडल करने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये सारी आपको एसएमई से रिलेटेड कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करने की बात इस सेक्शन में की गई है। इसके बाद बात करते हैं गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के बारे में। तो इसके बारे में हमने पहले भी देखा था कि गवर्नमेंट अगर कोई चीज प्रोक्योर करती है, जैसे कि मान लीजिए कोई क्रिटिकल टेक्नोलॉजी हो गया, लाइक सोलर एनर्जी इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर है, फ्यूल इफिशिएंट ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट है, आईटी बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम, पावर, रोड, हाईवे, रेलवे, एविएशन, पोर्ट, इन सब बनाने के लिए अगर कोई प्रोक्योरमेंट करना पड़ता है तो गवर्नमेंट यहाँ पर किस चीज को प्रायोरिटाइज करेगी? जो आपको नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन है, वहां पर जो इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं उनमें जो इंडस्ट्रीज है वहां से खरीदना, इसको ये प्रायोरिटी देंगी। ठीक है, ना कि सीधा मार्केट में जाके किसी दूसरे वेंडर से खरीदने में। तो ये गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट की बात की गई। इसके अलावा यहाँ पर कुछ स्किल डेवलपमेंट की भी इसमें बात की जाती है। तो इसमें यह कहा गया कि जो एजुकेटेड जो मिनिमल एजुकेटेड वर्कफोर्स है उसको भी स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करने की जरूरत है। इसके लिए आईटीआई बनाया जाएगा। आईटीआई जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जो कि डिप्लोमा की कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, तो ये पीपीपी मॉडल पे प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ इसमें ये भी कहा गया कि हम पॉलिटेक्निक्स के कॉलेज भी यहाँ पर बनाएंगे जो स्किल डेवलपमेंट का काम करते हैं, और हर NIMZ में क्या करेंगे हम कि इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग सेंटर्स भी हम एस्टेब्लिशमेंट करेंगे। तो ये 4 बातें की गई यहाँ पर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और स्किल अपग्रेडेशन मेजर्स के लिए। ओके, तो ये अभी तक हमने जो बात की थी, ये पॉलिसी हमारी थी 2011 की जो मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी थी। अब हम बात करने वाले हैं कि ये जो आखिर प्राइवेट सेक्टर है, इसका आने वाले फ्यूचर में रोल क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव से यहाँ पर बताया गया है। तो प्राइवेट सेक्टर का कहना है कि प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट आएगा, आपके जो प्रोडक्शन होते हैं उसमें डाइवर्सिफिकेशन होगा, एंड टेकिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन फॉरवर्ड एंड फर्दरिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो फाइनली इंडस्ट्रियल ग्रोथ आएगा, जीडीपी विल ग्रोथ एंड इकोनॉमिक ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। साथ साथ ये भी कहा गया कि पहले जो एरियाज पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व किए जाते थे, अब उन एरियाज में भी प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा काम कर रही है और अच्छा काम कर सकती है, जैसे कि ऑयल, पावर, ये सारी चीजें हुई। ठीक है, तो अब प्राइवेट सेक्टर भी इसमें बेहतर काम कर सकती है। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि गवर्नमेंट की तरफ से भी अब ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है प्राइवेट सेक्टर को। आजकल की जो सरकार है इसमें बहुत ज्यादा आपको प्राइवेट सेक्टर के लिए इंसेंटिव्स देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ जो फैमिली रन बिजनेस होती हैं, जैसे कि टाटा, अंबानी, बिरला टाइप के जो लोग होते हैं, ये फैमिली रन बिजनेस है। तो इनकी वजह से भी क्या होता है कि बिजनेस में आपको प्रोफेशनलिज्म देखने को मिलता है, प्रोफेशनल लोग आते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि जो कंपनीज हैं उनके मैनेजमेंट को उनके ओनरशिप से अलग करने की जरूरत है। यानी कि कंपनी का ओनर जो है वो अलग होगा, और जो कंपनी का CMD, चेयरमैन या फिर जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं वो कुछ प्रोफेशनल लोगों को लाने की जरूरत है। ठीक है, तो इसके लिए आपको पता है कि सेबी ने भी कहा है कि जो भी कंपनी रजिस्टर्ड है, लिस्टेड कंपनी है, उनको 1/3 मिनिमम 1/3 जो डायरेक्टर्स होंगे वो इंडिपेंडेंट रखना पड़ेगा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा सेबी का ये रूल है। तो ये क्यों? ये प्रोफेशनलिज्म को लाने के लिए है, ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए लाया गया। ठीक है, साथ ही साथ इसमें ये भी कहा गया कि मेनी प्राइवेट कंपनीज ऐसी हैं जो कि ग्लोबल एक्विजिशन के लिए भी काम कर सकती है। बहुत सारी कंपनी, आप टाटा की एग्जांपल ले सकते हैं। टाटा कंपनी ने जाके बाहर बहुत सारे लोगों को अक्वायर भी किया है, जैसे कि लैंड रोवर हो गया, रेंज रोवर हो गया। टाटा ने जगुआर को अक्वायर किया हुआ है। तो ये सब क्या है, ये बड़ी जो इंडियन कंपनीज है जो ग्लोबल एक्विजिशंस का भी ये काम कर रही है। ओके,
सो फ्यूचर में अगेन यहाँ पर दिखा जा सकता है कि ये कंपनीज और भी जो कंपनीज हैं इसके अलावा और ग्लोबल प्रेजेंस उनका बढ़ सकता है। इसके अलावा इसमें ये भी कहा गया कि बहुत सारी ऐसी प्राइवेट कंपनी हैं जो पब्लिक सेक्टर के साथ मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर की तरह पीपीपी मॉडल पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी काम कर रही हैं और इसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव भी काफी ब्राइट है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। तो प्राइवेट सेक्टर भी आने वाले समय में कॉर्पोरेट गवर्नेंस में काफी इंपॉर्टेंट इसका रोल हो सकता है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस से बहुत सारी चीजें आती हैं, आपके जो इंडस्ट्रियल प्रोसीजर्स होते हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा जो इंटरेस्ट होता है कंपनी के इंटरेस्ट के लिए यहाँ पर काम होता है, ना कि ऑनर के इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। तो कंपनी के इंटरेस्ट में सिर्फ ऑनर के इंटरेस्ट नहीं होता, कंपनी के इंटरेस्ट में ऑनर के इंटरेस्ट के साथ साथ उनके जो एम्प्लॉयज होते हैं, उनके जो शेयर होल्डर होते हैं, और कंपनी के जो प्रोडक्ट के द्वारा जो कंज्यूमर होता है उसके भी इंटरेस्ट की बात की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया कि सिर्फ ऑनर के इंटरेस्ट की नहीं, बशर्ते कि कंपनी के इंटरेस्ट की यहाँ पर बात होनी चाहिए, इंक्लूडिंग द शेयर होल्डर्स। ओके, सो यहाँ पर मेनली इसका मतलब यह हुआ कि कुछ ब्रॉडर व्यू या ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की यहाँ पर बात की जाती है। यहाँ पर कुछ मोरल एंड एथिकल वैल्यूज की भी बात की गई। तो मोरल एंड एथिकल वैल्यूज की यहाँ पर कंपनी के कुछ सोसाइटी के लिए भी फर्ज बनते हैं। इसके लिए आपको CSR लाया गया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाएगी, जिसके थ्रू कंपनीज क्या करती हैं, अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वो सोशल डेवलपमेंट के लिए डोनेट करती है। ओके, इसके अलावा कुछ ऐसे बिजनेस हाउसेस होती हैं जो फिलैंथ्रोपी का भी काम करती है, यानी कि ये डोनेट करती है पैसा फॉर डिफरेंट वर्क्स, जैसे कि किसी ट्रस्ट में पैसा देना, किसी स्कूल बनाने के लिए, हॉस्पिटल में देती है, ट्रीटमेंट के लिए देती है, ठीक है। तो ऐसे ही फिलैंथ्रोपी काम भी किया जाता है। इसमें एक बहुत ही अच्छा नाम आता है अजीम प्रेम जी का नाम आपने सुना होगा। ओके, इसके साथ साथ इसमें यह भी कहा गया कि प्राइवेट सेक्टर आने वाले समय में जो हमारी यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है इसको भी और ब्राइट करने वाली है, यानी कि पब्लिक सेक्टर के साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर है उसका भी एग्जिस्टेंस यहाँ पर देखने को अच्छा मिलने वाला है, और ज्वाइंट वेंचर्स दोनों एक साथ मिलकर भी काम करने वाली हैं। फाइनली दे विल प्रोवाइड द ग्रोथ इन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया। ओके, तो ये सारी चीजें बात की गई कि ये सारी चीजें हैं, ये आपके पब्लिक सेक्टर के साथ साथ ही प्राइवेट सेक्टर का पर्सपेक्टिव है कि फ्यूचर में इस तरीके से डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपको एग्जिट पॉलिसी, ठीक है। एग्जिट पॉलिसी क्या है? हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की एक ऐसी चीज है जिसमें अभी तक रिफॉर्म नहीं लाया गया। एग्जिट पॉलिसी का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कोई फर्म है, कोई इंडस्ट्री है, वो घाटे में चल रही है, ठीक है। अब वो लगातार नुकसान में चल रही है, उसको शेयर होल्डर को नुकसान हो रहे हो, ठीक है। या फिर कहने का मतलब ये है कि अब कंपनी को बंद होना है, उसके जो ओनर्स हैं या शेयर होल्डर वो चाहते हैं कि कंपनी को बंद किया जाए, ठीक। तो अब हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा है कि कंपनी खोलना बहुत आसान है, लेकिन कंपनी को बंद करना बहुत मुश्किल है। कंपनी को बंद करने के लिए आपको जितने भी क्लियरेंस वगैरह है वो करना होगा, ठीक है, जितने भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्लियरेंस है, ठीक है। अब ये सारा काम करने के लिए बहुत साल लग जाते हैं हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ कंपनी को शुरू करना जितना आसान है उतना ही मुश्किल होता है हमारे यहाँ कंपनी को बंद करना, ठीक है। तो इसके लिए जरूरत है, यहाँ पर कहा गया कि हमारे यहाँ एग्जिट पॉलिसी भी आनी चाहिए ताकि कंपनी को बंद करना भी आसान हो। अब इससे मान लीजिए कि 5-6 साल अगर आपको कंपनी को बंद करने में ही लग गए तो फिर वो जो ऑनर होगा वो दूसरा काम तो कर ही नहीं सकता ना। अब वो चाहता होगा कि इस कंपनी को बंद करके हम दूसरा काम करें, तो जब तक ये कंपनी बंद नहीं होगी, वो यहाँ से फ्री नहीं होगा, तब तक वो दूसरा काम कर ही नहीं सकता। तो दिस इज द वेस्टेज ऑफ कैपिटल एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके, तो इसकी यहाँ पर एग्जिट पॉलिसी की बात की गई है। तो इसके लिए इसमें कहा गया कि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो फोकस किया गया है वो है लेबर रिफॉर्म के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया कि मेनली जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जहां पर करीब 10% या 6 to 8% के आसपास यहाँ पर लोग जो होते हैं वो काम करते हैं, बाकी मोर देन 90% जो वर्क फोर्स होता है वो आपको काम करता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ठीक है। तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं केवल वही जो लेबर लॉज के अंडर में आते हैं और उन्हीं को सोशल सिक्योरिटी भी मिल पाती है। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उन पर वो लेबर लॉज अप्लाई नहीं होता, तो इस वजह से उनको सिक्योरिटी भी, सोशल सिक्योरिटी भी या जॉब सिक्योरिटी नहीं मिल पाती, ठीक है। साथ में ये भी कहा गया कि ये जो शॉर्टेज है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में मैंने तो 6 to 8% ही लोग काम कर रहे हैं ना जो स्किल्ड है, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या हो गया कि शॉर्टेज हो गया स्किल पावर का, मैन पावर का।
तो जब शॉर्टेज हो गया तो इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी चीजें आ रही हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी तुरंत। ठीक है, पहले ये समझ लीजिए कि अभी इनके यहाँ शॉर्टेज है क्योंकि यहाँ पर स्किल मैन पावर है नहीं ज़्यादा। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि जो लेबर लॉज वगैरह होते हैं ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। लेबर लॉज में बहुत सारे ऐसे डेफिनेशंस हैं जिसके बारे में कुछ नहीं कहा गया, जैसे कि वर्कमैन का डेफिनेशन क्या होगा, वेजेस का डेफिनेशन क्या होगा, एम्प्लॉय का डेफिनेशन क्या होगा, फैक्ट्रीज का डेफिनेशन क्या होगा। साथ ही साथ कुछ लॉज जो होते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी भी होते हैं, जैसे कि कुछ प्रोविजंस फैक्ट्री एक्ट में आपको अलग मिलेगा और सेम प्रोविजन आपको मिनिमम वेज एक्ट में अलग मिल जाएगा। मिनिमम वेज एक्ट में आपको अलग कहा गया कि इनको इतना वेज प्रोवाइड किया जाना जरूरी है, वही फैक्ट्री एज में अलग वेज की बात की जाती है, तो कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है यहाँ पे, ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसके अलावा यहाँ पर ये देखते हैं कि ये जो लेबर लॉज होते हैं ये काफ़ी स्ट्रिंजेंट है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स इनको बनाया गया है। तो इन लेबर लॉज के स्ट्रिंजेंस होने की वजह से, कॉम्प्लेक्स होने की वजह से, इसके साथ साथ इस लेबर लॉ जो लेबर्स हैं उनकी शॉर्टेज होने की वजह से, अभी हमने बात की ना कि इनका शॉर्टेज भी है क्योंकि ओनली 6 to 8% ही और नए सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो इनकी वजह से क्या होता है कि स्किल्ड लेबर कंपनी के पास नहीं आता। कंपनी देखती है कि लेबर लॉज जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो हायर और फायर करने का जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसकी वजह से कंपनी क्या करती है कि वो ऑटोमेशन की तरफ मूव करती है। ठीक है, और जब ऑटोमेशन की तरफ कंपनी मूव करेगी तो फिर क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट घटेगा और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ठीक है, तो इसके ये आपको इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ये एक साइड इफेक्ट की तरह भी यहाँ पर काम कर सकता है ऑटोमेशन। ओके, नाउ यहाँ पर ये भी कहा गया कि जनरली हम क्या करते हैं कि कंपनी के इंटरेस्ट को देखते हैं कि कंपनी को प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन कंपनी को यहाँ पर एक आइसोलेशन की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। कंपनी का मतलब ये होता है कि जहाँ पर कंपनी तो है, साथ ही साथ वहाँ के जो लेबर्स होते हैं वो भी उसका हिस्सा होते हैं, यानी कि कंपनी एंड मैनेजमेंट बोथ आर पार्ट्स ऑफ अ कंपनी इटसेल्फ। ओके, सो इसलिए अगर हम कंपनी के इंटरेस्ट को देख रहे हैं तो हमें लेबर के इंटरेस्ट को भी देखना होगा। दैट्स वाई यहाँ पर अगेन लेबर लॉज का रिफॉर्म जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब ये कहा गया कि जनरली हमारे यहाँ जो लेबर रिफॉर्म्स होते हैं वो नहीं किए जाते हैं। रीज़न क्या होता है, हमारे यहाँ का डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क एंड फ्रेगाइल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर चाइना से कंपेयर करें तो चाइना में डेमोक्रेसी है नहीं, वहाँ पर वन पार्टी रूल होता है, तो वहाँ पर कोई भी रिफॉर्म लाना आसान होता है क्योंकि यहाँ पर वहाँ पर सरकार वोट्स को नहीं देखती क्योंकि उसको वोट से मतलब ही नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ जो भी पार्टी आती है उसको सबसे पहले वोट देखना पड़ता है कि इस बार तो हम आ गए हैं चुन के, अगली बार आएंगे कि नहीं, तो उनको सबसे पहले वोट को सिक्योर करना होता है, रिफॉर्म की बात बाद में आती है। ठीक है, तो अगर इस तरीके के रिफॉर्म वगैरह करेंगे तो हो सकता है उनको कोई सेक्शन वोट ना दे। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है ये एक बहुत बड़ा एक रीज़न है जिसकी वजह से हमारे यहाँ एक बहुत बड़े रिफॉर्म्स नहीं आ पाते। केवल लेबर रिफॉर्म्स की बात नहीं है, ये किसी भी एरिया में हम बात करें तो बहुत बड़ा रिफॉर्म नहीं आ पाता। खुद 1991 की पॉलिसी का जो रिफॉर्म देखते हैं, एलपीजी का रिफॉर्म, ये भी ऐसा नहीं था कि हमारे यहाँ कोई स्वेच्छा से लिया गया था, हमारे मन से लिया गया था, ये भी नहीं था, ये हमारे लिए कंपलसरी था। अगर हम ये नहीं करते तो हमें IMF से पैसा नहीं मिलता अपने बैलेंस शीट को सही करने का। तो हमने भी ये एलपीजी का रिफॉर्म कोई मन से नहीं किया था, हमारे लिए कंपलसरी हो गया था। और इसके बहुत सारी क्रिटिसिज्म भी देखने को मिलते हैं जब आप डिटेल पढ़ते हैं इस एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में। तो ठीक है, तो वही होता है ना कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ही ऐसा है जो बड़ा रिफॉर्म होने नहीं देती। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कहा गया कि ठीक है, एक बार में आप बहुत सारे रिफॉर्म्स नहीं कर सकते, लेकिन छोटे छोटे रिफॉर्म्स और धीरे धीरे रिफॉर्म्स आप ला सकते हैं। ठीक है, जैसे कि वर्कर्स है, लेबर्स के आप डेफिनेशन प्रोवाइड कीजिए, साथ ही साथ जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जो डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स लाइक ट्रेड यूनियंस होते हैं या शेयर होल्डर्स होते हैं, इनके उन सभी को एक साथ मिल के बैठाइए, एक मीटिंग कीजिए सबके साथ। ओके, और उसके अकॉर्डिंग सबको साथ में लेते हुए आप क्या कीजिए कि एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए और इस तरीके से रिफॉर्म लाइए। ठीक है, तो एक बार में रिफॉर्म लाना अगर मुश्किल है तो कोई इश्यू नहीं है, बस छोटे छोटे रिफॉर्म्स टाइम के साथ ऐसे होते रहने चाहिए। ठीक है, तो ये बातें हमारी की गई यहाँ पर एग्जिट पॉलिसी एंड ऑल्सो रिलेटेड टू सम लेबर रिफॉर्म्स। इसके बाद यहाँ पर ये की गई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में। तो हमारे यहाँ जैसे आपको पता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक जिसको इशू करता है।
तो हमारे यहाँ सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि बिजनेस को करने के लिए कुछ यहाँ पर रियायतें प्रोवाइड की है ताकि बिजनेस करना हमारे यहाँ आसान हो जाए। तो सरकार ने वो कौन कौन सी यहाँ पर बेनिफिट्स प्रोवाइड की है उसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। हमारे यहाँ एक पोर्टल होता है जिसका नाम है ई बिज यानी कि ई बिजनेस एक पोर्टल होता है। यहाँ पर करीब 20 सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। एक्चुअली ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं डिफरेंट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा। ठीक है, ये एक्चुअली क्लियरेंस सर्विसेज होती हैं कि अगर आपको क्लियरेंस चाहिए अलग अलग डिपार्टमेंट से तो वो सारी आपको ई बिज पोर्टल पर मिलेंगी। ये 20 सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो एक जगह जाना है, आपको एप्लीकेशन भरना है, सारे क्लियरेंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि जो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट जो करते हैं, यानी कोई एक्सपोर्ट करता है कोई इंपोर्ट करता है, तो उसके लिए भी कुछ पॉलिसी क्लियरेंस उसको चाहिए होता है। ठीक है, तो वैसे जो क्लियरेंस होते हैं उसके लिए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के द्वारा कुछ लिबरलाइजेशन लाया गया है। और इन्होंने कहा गया है कि पहले जहां कई सारे नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए, अब उसको घटा के 3 कर दिया गया है। तो यहाँ पर भी डॉक्यूमेंटेशन सिंप्लीफिकेशन लाया गया है। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है उन्होंने भी क्या किया है, कुछ एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस को अपनाया है फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का मतलब कि कंपनी को रजिस्टर कराना है आपको। तो वैसे कामों के लिए यहाँ पर भी एक सिंगल विंडो क्लियरेंस की यहाँ पर व्यवस्था की गई है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा। साथ ही साथ कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 में एक व्यवस्था की गई है कि जो मिनिमम पेड अप कैपिटल और कॉमन सेल फॉर कंपनीज का ये रिक्वायरमेंट होता था कि एक मिनिमम आपको कैपिटल चाहिए आपको ये कंपनी स्टार्ट करने के लिए, उस प्रोविजन को खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो अगर आपके पास थोड़ा सा भी पैसा है तो आप आराम से कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक एरिया में। ठीक है, जब तक कि कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स वहां पर प्रोवाइड ना किए गए। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा गया कि जो इंडस्ट्रियल लाइसेंस होता है, लाइसेंस लेने का तरीका और इंडस्ट्रियल इंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम होता है, उन सबको भी सिंप्लीफाई किया गया है। ओके, इसके अलावा जो डिफेंस प्रोडक्ट लिस्ट होते हैं, यानी कि कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं जो कुछ डिफेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को वो बनाती हैं, तो उसके लिए डिफेंस ने एक लिस्ट बनाया हुआ है। ठीक है, और उसमें भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसको डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर भी लिबरलाइजेशन होता है। कुछ ड्यूल यूज आइटम्स होते हैं। ड्यूल यूज आइटम्स का मतलब ऐसे आइटम्स जो मिलिट्री के लिए भी यूज होते हैं और सिविलियंस के लिए भी यूज किए जाते हैं। तो ऐसे आइटम्स के लिए भी कहा गया कि आपको इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब तक अगर कोई आइटम डिफेंस के द्वारा एक्सक्लूसिव कहा जाए कि ये डिफेंस के लिए है, तब उस केस में आपको लाइसेंस लेना पड़ सकता है। लेकिन वहां पर भी डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि कौन कौन के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा और किसके लिए नहीं। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि इसको लिबरलाइज की गई है। साथ ही यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा कि हम आपको आईएल एप्लीकेशन यानी कि इंडस्ट्रियल लाइसेंस का एप्लीकेशन जो होगा वो 12 वीक के अंदर में हम क्लियर करके दे देंगे। ठीक है, तो यानी कि टाइम लिमिट यहाँ पर इन्होंने बताने की कोशिश की है। इसके अलावा सरकार के द्वारा ये भी कहा गया कि हम इन्वेस्टर फैसिलिटेशन फंड बनाएंगे। ये क्या करेगा कि जो इन्वेस्टर्स होंगे उनकी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, उनको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है पूरे बिजनेस साइकिल के द्वारा हम उनको गाइड करने का यहाँ पर काम किया जाएगा इस सेल के द्वारा। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा भी एक सिंगल विंडो क्लियरेंस लाया गया है, जहां पर आपको इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री से अगर क्लियरेंस चाहिए तो वो भी वहां पर मिल जाएगी। इसके अलावा जो ईपीएफओ होता है या फिर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन होते हैं, उन्होंने भी सारे प्रोसेस को ऑटोमेटेड किया हुआ है अगर आपको वहां पर रजिस्टर कराना है तो। ठीक है, इसके अलावा एक यूनिफाइड पोर्टल भी बनाई गई है। अगर आपको लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए, जो भी काम करते हैं लेबर इंडस्ट्री में उनके पास एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। मेनली वो प्रोवाइड किया जाता है कि सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो ये सारे जो हो गए रजिस्ट्रेशन, उसके लिए यूनिफाइड पोर्टल होगा जहां पर आपको LIN मिल जाएगा, इंस्पेक्शन का रिपोर्टिंग हो सकता है, सबमिशन ऑफ रिटर्न्स वगैरह, ग्रीवेंस रिड्यूसल का भी सारा काम वहां पर किया जाएगा। तो ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ आपको प्रोवाइड किए गए हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत कि आसान हो जाए आपको यहाँ पर बिजनेस करना। ये सारे आपको एग्जाम में यही सब लिखने हैं, कुछ अलग से थोड़ी लिखना है। ओके, सो नाउ विजन ऑफ न्यू इंडिया। अब न्यू इंडिया के बारे में भी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो न्यू इंडिया का मतलब ये था कि जनरली इंडिया को एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तरह ट्रीट किया जाता था, तो अब इंडिया को एक इमर्जिंग इकोनॉमी की तरह
ट्रीट किया जाता है और इमर्जिंग मार्केट की तरह ट्रीट किया जाता है। चाइना के बाद इंडिया दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है वर्ल्ड में, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है चाइना के बाद। ठीक है, तो वो न्यू इंडिया जिसमें हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, डिजिटाइजेशन की बात करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, तो उस न्यू इंडिया को डेवलप करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए उसकी यहाँ पर बातें की गई। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि सरकार ने एक टारगेट भी रखा है कि 2025 तक हम अपनी इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक लेके जाएंगे, जिसमें 3 ट्रिलियन इकोनॉमी जो शेयर होगा वो सर्विस सेक्टर का होगा, और उसके बाद 1 ट्रिलियन जो शेयर होगा वो मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर से यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर जिन जिन चीज़ों को फोकस किया जाना है इस टारगेट को अचीव करने के लिए, वो सारी बातें की गई है। तो यहाँ पर सरकार के द्वारा 12 चैंपियन सेक्टर्स यहाँ पर आइडेंटिफाई किए गए हैं। चैंपियन सेक्टर्स का मतलब ये ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है उस टारगेट को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नाम दिए गए, जैसे कि आपको आईसीटी हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज हो गए, आपको टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज हो गया, मेडिकल वैल्यू ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक सर्विसेज, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सारी हो गई। टोटल 12 सेक्टर्स हैं इसमें मैंने पूरे 12 सेक्टर का नाम नहीं लिखा है, क्योंकि वो सारा याद करने की जरूरत नहीं है, 2-3 याद रखिए ताकि आप एग्जाम्पल में लिख पाए। अदरवाइज एग्जाम ये नहीं पूछा जाएगा कि आप 12 सेक्टर के नाम लिखें। ओके, तो इसलिए हमें वो काम नहीं करना है जो नहीं पूछा जाता है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी लाएगी 2018 में। इसके थ्रू कहा गया कि हम 2022 तक जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है उसको हम $60 बिलियन तक बढ़ा के ले जाएंगे, जो कि बाद में हमारा टारगेट $100 बिलियन तक होगा। तो इसके लिए हमें क्या होगा कि हम ग्लोबल पावर की तरह इमर्ज होंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में, और फार्मर्स की इनकम को भी बढ़ाया जा सकता है। प्रमोशन ऑफ ट्रेड के प्रमोशन के लिए यहाँ पर 12 स्ट्रेटेजिक ओवरसीज लोकेशन, ओवरसीज का मतलब इंडिया से बाहर लोकेशन आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां पर ट्रेड को और प्रमोट किया जा सकता है, जैसे कि अस्ताना हो गया कजाकिस्तान में, बेजिंग इन चाइना, केप टाउन साउथ अफ्रीका में, दुबई यूएई में, फ्रैंकफर्ट आपको जर्मनी में, एंड सो ऑन। तो ऐसे 15 लोकेशन आइडेंटिफाई किया गया है। तो अगेन 15 का नाम आपको याद नहीं करना है, 2-3 नाम याद रखिए एग्जाम्पल में लिखने के लिए। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन करना होगा रीजन वाइड में और कॉमोडिटी वाइज में। ठीक है, तो कॉमोडिटी को भी बढ़ाना होगा, साथ ही साथ आपका जो रीजन वाइज है यानी कि अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग प्रोडक्शन करना, वो भी आपको बढ़ाना होगा। तो इसके लिए आपको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स बनाए गए हैं, ठीक है, जहां पर आसानी से यहाँ पर ट्रेड किया जा सके। ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम, इसके तहत क्या किया जाता है कि कुछ बेनिफिट्स और इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं, असिस्टेंस प्रोवाइड किए जाते हैं टू सेट अप और अपग्रेडेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स विद एक्सपोर्ट लिंकेज, जिनको एक्सपोर्ट किया जा सके, जैसे कि बॉर्डर हार्ट्स होते हैं, बॉर्डर हार्ट्स जो बॉर्डर पर लगाए जाते हैं, जैसे कि इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर बॉर्डर हार्ट्स लगाए जाते हैं, लैंड कस्टम स्टेशन हो गए, ये भी आपको बॉर्डर्स में मिल जाएगा, जैसे कि नेपाल इंडिया, भूटान इंडिया, बांग्लादेश के साथ, म्यांमार के साथ जो बॉर्डर लगते हैं वहां पर मिलेंगे। क्वालिटी टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन लाइन एंड सो ऑन। कहने का मतलब ये है कि एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके डेवलपमेंट के लिए ये भी यहाँ पर इंसेंटिव्स प्रोवाइड किया जाएगा इसी स्कीम के तहत में। नाउ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर एक्सपोर्ट, जो एक्सपोर्ट करने वाले हैं उनके लिए कैसे बिजनेस को और आसान बनाया जाए, तो इसमें देखेंगे कि डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के द्वारा कुछ इंसेंटिव्स लिए गए हैं, जैसे कि डीजीएफ ने कुछ एग्जिस्टिंग आईटी हार्डवेयर को भी यहाँ पर अपग्रेड करने की बात की गई है। साथ भी यहाँ पर यह भी कहा गया है कि ऑनलाइन ग्रीवेंस रिड्यूशल सर्विस भी प्रोवाइड की जाएगी। अगर कोई किसी इंडस्ट्री को इशू वगैरह होते हैं तो वो यहाँ पर अपने क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करके अपने जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो बता सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा गया कि एन ऑनलाइन व्यू ऑफ शिपिंग बिल इलेक्ट्रॉनिकली रिसीव्ड फ्रॉम कस्टम्स, ठीक है, ये भी क्रिएट किया गया है, यानी कि ऑनलाइन आपको बिल मिल जाएगा, आपने जो भी पेमेंट करना है वो किया, आपके यहाँ मेल या फिर मैसेज आपको आप वहाँ पर पहुँच जाएगा, या फिर वेबसाइट पर लॉगिन करके भी आप बिल लेके आ सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ यहाँ पर कही गई है। तो कहने का मतलब एक ऑनलाइन पोर्टल ही सारा यहाँ पर बनाया गया है, जो यहाँ पर सारा काम ये किया जाएगा। रैंकिंग ऑफ स्टेट्स, तो स्टेट्स को भी रैंकिंग यहाँ पर प्रोवाइड की है कि कौन सी स्टेट में काम करना आसान है, तो यहाँ पर मेनली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है उसने वर्ल्ड बैंक के साथ ये मिलके इन्होंने यहाँ पर ये रैंकिंग प्रोवाइड करने की कोशिश की है अंडर द बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान।
जहां पर टू इम्प्रूव द डिलीवरी ऑफ वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेटरी फंक्शंस एंड सर्विसेज इन एफिशिएंट, इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं, वो सही से वहां पर पहुंच रही है नहीं, इसके बेसिस पर यहाँ पर स्टेट्स की रैंकिंग प्रोवाइड की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल डेवलपमेंट के लिए क्या किया जाएगा कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री पॉलिसी क्या करेगी कि हर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर एक रिफॉर्म प्लान बनाएगी, ठीक है, जिसे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मेक इन इंडिया काफी पुराना हो गया, इसके बारे में आपको पता है कि इंडिया में ही प्रोडक्शन करने का, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को डेवलपमेंट करने की यहाँ पर बात की जा रही है। ओके, बाय मेकिंग द पार्ट ग्लोबल सप्लाई चेन, ओके, और जो कि न्यू प्रोसेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू सेक्टर एंड न्यू माइंडसेट पर बेसिस होगा। तो ये 4 पिलर्स है जिसके बेसिस पर मेक इन इंडिया जो होगा उसका डेवलपमेंट किया जाएगा। स्टार्टअप इंडिया के बारे में भी जानते हैं यहाँ पर कि नए स्टार्टअप्स को स्टार्ट करने के लिए भी यहाँ पर कुछ इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं, सरकार ने कुछ स्कीम्स वगैरह रखी हैं। ओके, सपोर्ट एंड आउटरीच कैंपेन फॉर एमएसएमईज, तो एमएसएमईज के सेक्टर को बूस्ट करने के लिए कि एमएसएमई आसानी से क्रेडिट ले पाए, यानी कि लोन ले पाए, मार्केट का एक्सेस अच्छी तरीके से हो, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन उसका अच्छे से हो, इज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड सेंस ऑफ सिक्योरिटी फॉर एम्प्लॉइज। तो लेबर रिफॉर्म्स टाइप की यहाँ पर चीजें हैं जो एमएसएमई के लिए यहाँ पर बात की गई। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी, ये लॉजिस्टिक क्या होता है, कहीं पर हमें स्टोरेज वगैरह करना है, उसके लिए तो कंट्री ने लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए यहाँ पर कुछ रिफॉर्म्स लेके आए हुए हैं। तो फिलहाल हमारे यहाँ जो लॉजिस्टिक कॉस्ट पड़ता है वो करीब 14% के आसपास में पड़ता है, ठीक है। तो इसको कम करने की हमें जरूरत है, इसके लिए कुछ रिफॉर्म्स होने चाहिए। एसीजेड पॉलिसी, तो एसीजेड आपको पता है जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं जहां पर कुछ इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाती हैं कंपनी को वहां पर इसका एस्टेब्लिशमेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या करना होगा कि आपको यूटिलाइजेशन होता है जो वैकेंट लैंड का, उसको सिक्योर करना होगा। आप कभी जाएंगे इंडस्ट्रीज वगैरह में, खास करके पब्लिक सेक्टर जो इंडस्ट्रीज होती हैं वहां पर बहुत सारे ऐसे लैंड होते हैं जहाँ पे जंगल लगा हुआ है, उन्होंने अक्वायर करके रखा हुआ है, थोड़े से लोकेशन पर ही उनकी इंडस्ट्री रहती है, बाकी लोकेशन पर बस जंगल रहता है। ओके, तो उस लैंड का क्या है, कोई यूज नहीं है, वो वेस्टेज लैंड है। तो यहाँ पर ये कहा गया कि वो जो वेस्ट लैंड है उनका यूटिलाइजेशन होना चाहिए, तो उसके लिए भी पॉलिसी होनी चाहिए। तो सरकार ने इसके बारे में बात किया था, सरकार की पॉलिसी भी है इस तरीके से कि ऐसे जो लैंड है उनका भी दूसरे को दिया जाए अगर आपके पास अगर उसका यूज नहीं है तो, ठीक है। इसके साथ साथ मर्ज ऑफ द एसीजेड पॉलिसी विद द गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग जोन्स जो अभी हमने पढ़ा, टेक्सटाइल पार्क्स, तो इसके साथ भी हमें एसीजेड पॉलिसी को क्या करना होगा, मर्ज करना होगा कि अगेन वही है कि आपके पास जो लैंड है उसका सही से यूटिलाइजेशन हो पाए। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की व्यवस्था की जानी चाहिए यहाँ पर ताकि कनेक्टिविटी अच्छी तरीके से हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो पाए। तो हमारे यहाँ वैसे भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, जैसे कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो गया, अमृतसर कलकत्ता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, बेंगलुरु मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो एक दो का नाम याद रखना है एग्जाम्पल के लिए। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन फुटवेयर, लेदर एंड एक्सेसरीज डेवलपमेंट प्रोग्राम की। तो ये जनरली जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए यहाँ पर बात की जा रही है, क्योंकि ये जो इंडस्ट्रीज हैं फुटवेयर, लेदर, एक्सेसरीज, ये क्या है, ये आपको लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है। तो यहाँ पर जनरली क्या होता है कि जो जॉब है वो प्रोवाइड करने के लिए ये काम किए जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम, तो नाम ही है नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए इस स्कीम को लाया गया था। तो उनके यहाँ इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए तो 2017 में लाया गया था, जो कि 5 साल तक ये रहेगा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम फॉर हिमालयन स्टेट्स, अगेन जो हिमालयन स्टेट्स हैं लाइक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड एंड हिमाचल वगैरह ये हो गए, तो इनके डेवलपमेंट के लिए भी यहाँ पर DIPP के द्वारा ये स्कीम लाया गया है। इसके अलावा जो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स होते हैं यानी कि GI टैग जिनको कहा जाता है, इनको भी ज्यादा पावर देने की जरूरत है, ठीक है, ताकि अब ये जो GI यहाँ पर 1 लिखा गया है ये I है, ठीक है, दिस इज द GI लोगो एंड टैग लाइन जो होते हैं जो कि यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किए गए हैं फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ GI इन इंडिया, ठीक है। तो ये मेनली GI क्या होता है कि ये क्या करता है, एक आपको आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करता है कि इस एरिया की इस प्रोडक्ट को अगर GI मिला हुआ है तो दैट मीन्स कि इसकी क्वालिटी को वो आइडेंटिफाई करता है, ओके, ताकि दूसरे उसको कॉपी ना कर पाए। वैसे वो प्रोडक्ट दूसरे के द्वारा भी प्रोडक्शन किया जा सकता है, लेकिन उस टैग के साथ वो नहीं बेच सकते,
ठीक है। तो ये सारी चीजें बातें इसमें की गई हैं। तो ये आपका सेकेंड पार्ट था आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर वाले चैप्टर का। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लगभग एक क्वेश्चन हर साल आते हैं इंडस्ट्री सेक्टर से रिलेटेड, और यहाँ पर इतने एनफ पॉइंट आपको मिले हैं, चाहे वो प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो सॉल्यूशंस हो, चाहे वो पॉलिसीज हो, चाहे स्कीम्स हो, गवर्नमेंट ने किया इनिशिएटिव्स लिए, हर चीज आपको इसमें मिलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि हमारा 10th चैप्टर होगा, ठीक है। ये 9th चैप्टर था। थैंक यू एंड गुड लक।